नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के इतिहास विषय के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबों को भी पता होगा कि आप सबों की मैट्रिक परीक्षा की प्रथम भाग का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में प्रारंभ होने वाला है और इसमें सभी के सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं पहले चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो बच्चों, मैं इसी तरह से आप सबों के लिए पूरे सोशल साइंस के सभी टॉपिक्स का वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक छोटे से छोटे बिंदुओं को भी मैं इसमें जोड़ने की कोशिश किया हूँ और विश्वास करता हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, है ना? सबसे पहला आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, है ना? पहला आप टॉपिक देख रहे हो, तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, तो आपको पता होगा 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 1789 ईस्वी में, यानी कि 1789 में। ओके। फिर इसी तरह से नेक्स्ट सवाल है कि नेपोलियन संहिता कब बना, तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा कब, 1804 ईस्वी, है ना? मैं 4 ऑप्शन देकर उस समय को वेस्ट करने का कोशिश नहीं किया हूँ। डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस और डायरेक्ट उसका आंसर बतला रहा हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा सवाल का अभ्यास किया जा सके, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ? तो आप सभी को पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का अंत जो है 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजय के साथ ही उसका अंत प्रारंभ हो जाता है ना? वियना शांति संधि कब हुई? वियना शांति संधि आपके बुक में भी है 1815 ईस्वी में, और ये कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? तो नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने के पश्चात, है ना? जॉल्वेराइन संघ का गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जॉल्वेराइन संघ, है ना? मैं इसके बारे में वीडियो भी बना के यूट्यूब पे लोड कर चुका हूँ, ठीक है? आप लोग नहीं देखे होंगे तो जॉल्वेराइन संघ से संबंधित वीडियो को आप लोग अवश्य देखना। जॉल्वेराइन संघ का गठन कब हुआ है? तो 1834 ईस्वी में, ठीक है? जॉल्वेराइन संघ का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, सवाल आपसे किसी भी तरह से घुमा कर आपसे पूछा जा सकता है। रिटेन एग्जाम जो होता है ना, वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव सवाल को पूरी तरह से सही कर सकते हो। तो जॉल्वेराइन संघ का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो प्रशा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन का अंत हो गया? तो मैंने बताया था अभी थोड़ी ही देर पहले कि वाटरलू का युद्ध जो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, है ना? और इसी युद्ध के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूब्रो वंश, याद है ना? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में गद्दी पे कौन वंश था? तो बूब्रो वंशी था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसको गद्दी से हटा दिया गया था, है ना? तो यहाँ सवाल क्या है समझिए कि बूब्रो वंश को दोबारा फ्रांस की सत्ता कब मिली? तो बूब्रो राजवंश को दोबारा गद्दी पे कब बिठाया गया जाता है? तो वियना संधि के बाद, यानी जो पहले सबसे पहले वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित करने के बाद क्या होता है कि वियना संधि होता है, किसके नेतृत्व में? तो प्रशा के नेतृत्व में, है ना? और वहां पर ही इसी वियना संधि में बूब्रो राजवंश को दोबारा सत्ता सौंपी जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट।
ज्यूसेप मैज़नी का जन्म कब हुआ था? तो ज्यूसेप मैज़नी का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये ज्यूसेप मैज़नी, है ना? और जिसने एकीकरण में, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ज्यूसेप मैज़नी, ठीक है? मैज़नी या मैज़नी एक ही है, ओके? ज्यूसेप मैथ्सनी से ही जुड़ा एक और सवाल कि ज्यूसेप मैथ्सनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? यानी ज्यूसेप मैथ्सनी जो थे वो किस गुप्त संगठन के सदस्य थे स्टार्टिंग में? तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यूसेप मैथ्सनी जो है वो कार्बोनारी नाम का एक गुप्त संगठन के सदस्य थे, है ना? और बाद में जब उन्होंने लिगुरिया प्रांत में क्रांति करते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है। बच्चों, ज्यूसेप मैथ्सनी के बारे में भी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को अवश्य देखिएगा, ओके? तो चलिए, ज्यूसेप मैथ्सनी से ही रिलेटेड अगला सवाल कि यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया था? यंग इटली और यंग यूरोप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आप सबों के लिए कि यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्यूसेप मैथ्सनी ही। मैंने अभी आपको बतला रहा था कि वो लिगुरिया प्रांत में क्रांति करते हैं, उनको कैद कर लिया जाता है और कुछ समय के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। तो वहाँ से जब वो निष्कासित कर दिया जाते हैं इटली से, तब जाके ये इन्होंने फ्रांस में जाकर यंग इटली और यंग यूरोप नाम के दो गुप्त संगठन का ही इन्होंने गठन किया था। चलिए, एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आप सबों के लिए। ये जितने भी प्रश्न मैं आप सबों के लिए बनाया हूँ, कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में पूछने वाले ये सारे के सारे सवाल है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये सुपर सुपर हिट क्वेश्चन है, ये आप इसको समझिए कि बहुत ही आपके काम का ये क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन जो है वो किसका है? तो आपको दिमाग में बिठा कर रखना है, मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक का ये कथन था, ठीक है? चलिए, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1821 ईस्वी में। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि ऑब्जेक्टिव सवाल कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है, जहां से आप सोच नहीं सकते हो सवाल वहां से भी क्रिएट किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है कि कवियों और कलाकारों ने किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है? यदि आप एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करोगे तो सारी चीजें ये वो आपके बुक में दिया गया है कि कवियों और कलाकारों ने किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है? तो यूनान को ही, है ना? कवि और कलाकार जो थे उसकी प्रशंसा किए थे, क्या कह के कि ये जो यूनान है वो यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का क्या है? पालना है। समझ गए ना? एक और महत्वपूर्ण सवाल आप सबों के बीच कि किस अंग्रेज कवि ने यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? कि कौन एक अंग्रेज कवि थे जिसने यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? यदि आप लोग यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पढ़े होंगे बुक में तो आपको पता होगा कि वो कवि न केवल इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा किए थे, बल्कि युद्ध में भी लड़ने के लिए जाते हैं जहां पर उनकी बुखार से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वो कवि कोई और नहीं बल्कि कौन थे? कवि लॉर्ड बायरन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि लॉर्ड बायरन। यानी याद रखना है कि लॉर्ड बायरन एक ऐसे इंग्लैंड के कवि थे जिन्होंने यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो अभी मैंने बताया था ना कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना? तो वही सवाल भी है कि कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? तो 1824 ईस्वी में हुई, ठीक है?
यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल आप सबों के बीच में कि कुस्तुनतुनिया की संधि जो है वो कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी। यानी कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, तो 1832 ईस्वी में, है ना। किस संधि के पश्चात यानी कौन सी संधि के बाद यूनान स्वतंत्र हो गया? देखिए सवाल वही है, लेकिन केवल उसको घुमा फिराकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सबसे पहला सवाल अभी मैंने बताया कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, तो 1832 ईस्वी में। फिर इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि किस संधि के पश्चात यूनान जो है वो स्वतंत्र हो गया, तो किस संधि के बाद, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद, जो कब हुआ है, तो 1832 ईस्वी में हुआ है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग अब जर्मनी से संबंधित कुछ सवाल को फटाफट देखते हैं, ताकि एक भी सवाल इस चैप्टर से बाहर ना आए, है ना। जर्मन संसद का पहला अधिवेशन, जर्मनी के संसद का, है ना, इसी को फ्रैंकफर्ट संसद भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि फ्रैंकफर्ट संसद यानी जर्मन संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 18 मई 1848 ईस्वी में। आपको पता है कि यह असफल भी हो गया था, है ना। जर्मन संसद यानी फ्रैंकफर्ट संसद का पहला अधिवेशन 18 मई 1848 ईस्वी को हुआ था, परंतु यह सफल नहीं रह पाया था। जर्मनी से ही संबंधित एक और सवाल कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबों के लिए। ध्यान रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में। फिर इसी तरह से जर्मनी के एकीकरण से ही संबंधित एक और सवाल कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया, तो आपको पता होना चाहिए बिस्मार्क। इस व्यक्ति का नाम आपको भूलना नहीं है। यानी जहां जहां जर्मनी के एकीकरण की बात हो तो आपको याद रखना है एक नाम, कौन सा नाम, बिस्मार्क, है ना। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट किसको घोषित किया गया, यानी कि जब जर्मनी को एकीकृत कर लिया गया, एक जर्मन साम्राज्य बना लिया गया, तो वहां पे जर्मनी की सत्ता को किसको सौंपा गया था, तो आंसर हो जाएगा प्रशा के शासक विलियम काइजर प्रथम को। किसको सत्ता सौंपी गई, विलियम काइजर प्रथम को, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इटली की ओर आते हैं। विक्टर इमैनुएल द्वितीय, नाम याद रखेंगे ये सारे। विक्टर इमैनुएल द्वितीय कहाँ का शासक था, तो इसका जवाब हो जाएगा सार्डिनिया पीडमोंट, है ना, सार्डिनिया पीडमोंट। विक्टर इमैनुएल द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था, तो काउंट कैमिलो दे कैवोर जी। इसका भी मैं वीडियो आप लोगों को बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखोगे, है ना। विक्टर इमैनुएल द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था, काउंट कैमिलो दे कावूर, ठीक है। सार्डिनिया पीडमाउंट ऑस्ट्रिया को कब पराजित किया, यानी सार्डिनिया पीडमाउंट जो था वो ऑस्ट्रिया को कब पराजित किया, तो 1859 ईस्वी में। कब पराजित किया है, 1859 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि सार्डिनिया पीडमाउंट ऑस्ट्रियाई बलों को, ऑस्ट्रियाई ताकतों को कब पराजित किया, 1859 ईस्वी में। और इसी के बाद से इटली का एकीकरण का मार्ग जो है ना वो प्रशस्त होता है, यानी कि इटली के एकीकरण का मार्ग जो है वो सरल हो जाता है, यानी आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कावूर के बाद इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने संभाला, यानी काउंट कैमिलो दे कैवूर के बाद इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया, तो गैरीबॉल्डी। याद रखिएगा ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, गैरीबॉल्डी, ज्यूसेप गैरीबॉल्डी, है ना। चलिए इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, दो एकीकरण आपको पढ़ना है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, दोनों याद रखिएगा कि किसका एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1861 ईस्वी में, 1861 में। ये किसका एकीकरण का ईस्वी है, तो इटली का, ठीक है।
आइए अब हम लोग इंग्लैंड से रिलेटेड सवाल 2-3 देखते हैं कि इंग्लैंड में राजतंत्र का अंत कब हुआ। इंग्लैंड में राजतंत्र का अंत हुआ कब? 1688 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे सवाल जो है वो बुक में आपको दिखेंगे, बशर्ते आप बुक को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी ये सारे सवाल आपको दिखेंगे, नहीं तो एग्जाम में कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ है? तो 1707 ईस्वी में। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ है? 1707 ईस्वी में। ठीक है, इटली के एकीकरण का सबसे मशहूर नायक, मतलब इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? तो गैरीबॉल्डी ने। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और सवाल, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, ये एनसीईआरटी बुक का ही कंटेंट है। जो कुछ भी मैं इस प्रश्न, जो भी ये सेट में आप क्वेश्चंस देख रहे हो, बिल्कुल ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का है, उसी से मैं बनाया हूँ। इसलिए ये ना समझिएगा कि ये सर एक्स्ट्रा बनाया, नहीं, बिल्कुल बुक का है ये सारे सवाल। एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किसने किया? गैरीबॉल्डी ने। किसने किया था? गैरीबॉल्डी ने। ठीक है, अब बहुत ही आसान सवाल, जर्मेनिया कहाँ की रूपक थी? तो नाम से ही पता चल रहा है, जर्मेनिया जर्मनी की रूपक थी। ठीक, इसी प्रकार से मारी ऑन कहाँ की रूपक थी? तो फ्रांस की। जर्मेनिया कहाँ की नारी रूपक थी? जर्मनी की। और मारी ऑन कहाँ की नारी रूपक थी? तो फ्रांस की। ठीक है, बाल्कन प्रदेश में तनाव कब पनपा? बाल्कन प्रदेश में 1871 ईस्वी में तनाव पनपा था, याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 1871 ईस्वी के पूर्व बाल्कन प्रदेश पर किसका अधिकार था? यानी बाल्कन प्रदेश में 1871 ईस्वी में तनाव पनपने के पहले वहां पे किसका अधिकार था? तो ऑटोमन साम्राज्य का। ठीक है, याद रखोगे। और ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, समझिए, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक है? बलूत पत्तियों का मुकुट जो है वो बहादुरी का प्रतीक है। इस तरह के सवाल भी आपसे दिए जा सकते हैं। ठीक है, कि बलूत पत्तियों का मुकुट जो है वो किसका प्रतीक है? इसी तरह से लाल टोपी, टूटी हुई जंजीरें किसका प्रतीक है? तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस तरह के सवाल भी आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था मैं कंप्लीट कर दिया हूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यदि आपको वाकई में इस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द ही आपके लिए दूसरे चैप्टर का वीडियो लेकर आता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।